नेपाल में कुर्सी बदलती ही तेवर बदल गए और तेवर ऐसे कि अब सत्ता खुद सवालों के घेरे में है। दरअसल नेपाल की सत्ता में बदलाव के साथ ही सियासत का मिजाज भी बदलता हुआ नजर आ रहा। कुर्सी संभालते ही जिस अंदाज में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला, इससे ये साबित हो गया है कि जब सत्ता बदलती है तो सिस्टम भी बदल जाता है। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की जा रही। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की सरकार ने 5 सदस्यीय न्यायिक पैनल बनाया है, जो 2006 से लेकर 2025 से 26 तक सार्वजनिक पदों पर रहे लोगों की संपत्ति की जांच करेगा। जांच के दायरे में साल 2005 से साल 2006 के बाद के सभी 7 प्रधानमंत्रियों को शामिल किया गया है। नेपाल की राजनीति में इस वक्त जो भी हो रहा वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि सत्ता के चरित्र का परिवर्तन है, क्योंकि अब तक कुर्सियां बचाई जाती थी, लेकिन अब हिसाब लिया जा रहा। बालेन्द्र शाह ने ऐसा अभियान शुरू किया जिसने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। दरअसल ये पहली बार है जब भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी व्यापक और गहरी कार्रवाई देखने को मिल रही, जहां जांच सिर्फ छोटे अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सत्ता के सबसे ऊंचे चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, सुशील कोइराला, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देओबा शामिल है। इसके साथ ही 2 अंतरिम सरकार के प्रमुख खिलराज रेग्मी और सुशीला कार्की भी जांच के दायरे में हैं। और साथ ही ज्ञानेंद्र शाह भी आएंगे। इनके अलावा 3 राष्ट्रपति राम बरन यादव, विद्या देवी भंडारी और मौजूदा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी जांच के घेरे में होंगे। ये जांच सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें मंत्री, संवैधानिक पदों पर बैठे 100 से अधिक लोग और वरिष्ठ नौकरशाह भी शामिल होंगे। ये जांच नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद के पूरे दौर को भी कवर करेगी। इसका मतलब है साल 2006 के बाद का लगभग पूरा राजनीतिक नेतृत्व अब जांच के दायरे में है। यानी साल 2005 से साल 2006 से लेकर साल 2025 से 26 तक के हर फैसले, हर पद और हर संपत्ति अब सवालों के घेरे में है। नेपाल सरकार की ये कार्रवाई अब तक की सबसे सटीक एंटी करप्शन ड्राइव मानी जा रही। इस जांच की खासियत तो ये भी है कि इसमें कोई भी अछूता नहीं रहेगा। अब आखिर ये पैनल कैसे जांच करेगा, इसे आपको समझाते हैं। पहले दिए गए एसेट्स डिक्लेरेशन को आधार माना जाएगा। चुनाव आयोग, टैक्स विभाग से डेटा लिया जाएगा। जमीन कंपनियों में हिस्सेदारी, विदेशी संपत्ति की जानकारी जुटाई जाएगी। रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी संपत्ति का भी आकलन होगा। क्रॉस वेरिफिकेशन यानी घोषित आय के मुकाबले बढ़ी हुई संपत्ति की तुलना होगी। ज्यादा संपत्ति हुई तो अवैध माना जाएगा। पैनल को कोर्ट जैसी शक्तियां दी जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। नेपाल में साल 2006 बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इसी साल माओवादी आंदोलन के बाद राजशाही का अंत हुआ और लोकतंत्र की एक नई शुरुआत हुई। लेकिन इस नई व्यवस्था के साथ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगातार सामने आते रहे और इस दरमियान सरकारें आती रही, बदलती रहे, नेता बदलते रहे, लेकिन सिस्टम पर लगे दाग कभी पूरी तरह साफ नहीं हुए। ऐसे में बालेन्द्र शाह का ये कदम उस पुराने सिस्टम को भी चुनौती देने जैसा है, जो सालों से बिना किसी बदलाव के चलता आ रहा। अब कुछ मामलों पर नजर डालते हैं, जिस मामलों पर जांच के बाद पर्दे हटने की उम्मीद है। साल 2023 के
भूटानी शरणार्थी घोटाला, जिस मामले में बालकृष्ण खांड का नाम आया था। 2021 का ललिता निवास भूमि घोटाला, जिसमें सरकारी जमीन को प्राइवेट लोगों के नाम करने का आरोप है। साल 2018 का वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट डील घोटाला, जिसमें नेपाल एयरलाइंस द्वारा एयरबस विमान खरीद में अरबों रुपए की अनियमितताओं का आरोप है। साल 2015 का भूकंप राहत घोटाला, जिसमें भूकंप के बाद राहत और पुनर्वास के लिए आए फंड और सामग्री के विवरण में गड़बड़ी के आरोप है। साल 2009 का सुदूर दूरसंचार टेलीकॉम लाइसेंस घोटाला, जिसमें टेलीकॉम लाइसेंस जारी करने में नियमों की अनदेखी और घूसखोरी के आरोप लगे। इन मामलों के साथ साथ नेपाल में कई और मामले हैं और वो बेहद संगीन, जिसे लेकर जांच अभियान की शुरुआत की गई है। फिलहाल अब नेपाल में सिस्टम का ट्रायल शुरू हो चुका है, वो ट्रायल जिसमें पिछले सत्ताधारी पर सवाल उठ रहे हैं। यानी अब फैसला सिर्फ अदालत का ही नहीं बल्कि इतिहास का भी होगा, जिसमें नेपाल का लेखा जोखा अब पूरा हिसाब किताब सबके सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।